नमस्कार, आपका स्वागत है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मंच पर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का उद्देश्य है शोषण मुक्त समाज और नारा है जब जब ग्राहक जागा है मिलावटखोर भागा है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक जागरण पखवाड़ा मना रही है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। एक आम ग्राहक को स्वास्थ्य सेवाएं में कोई परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक चौकसे जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में। हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु होगा ग्राहक जो मरीज के रूप में होता है और किसी कारण से उसे कोई क्षति होती है हॉस्पिटल में या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको क्या क्या अधिकार मिलते हैं डॉक्टर के खिलाफ जो डॉक्टर की गलती हो या हॉस्पिटल के खिलाफ जो हॉस्पिटल की गलती हो। नंबर 2 जो हमारा बिंदु रहेगा, ग्राहकों को सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और उनके क्या क्या अधिकार हैं, अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा बिंदु है जैसे कोविड या अन्य महामारियां होती हैं, कोई भी महामारी हो सकती है, उसमें जमावटखोर और मिलावटखोर कीमतों में ज़्यादा इजाफा कर करके उन ग्राहक के साथ में शोषण करते हैं। और चौथा बिंदु रहेगा जो हमारा ग्राहक को यानी कि मरीज को हॉस्पिटल यानी सरकारी सुविधाओं के रूप में डिजिटली प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं आज के दिन में, जिनसे कि ग्राहक को बिना सुविधा यानी अपने छोटे मोटी आवश्यकता के लिए हॉस्पिटल न जाना पड़े, घर पर बैठ करके ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से सुविधाएं प्राप्त कर ले सरकारी अस्पतालों से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक चौकसे जी हमारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मंच पर। हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला बिंदु है कि मरीज एक ग्राहक है और यदि किसी मरीज की इलाज के दौरान कोई क्षति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में मरीज के क्या क्या अधिकार हैं जी। पहला तो मेडिकल सर्विस डॉक्टर्स सर्विस के अंदर आने लगे हैं अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जी पहले हेल्थ सर्विसेज एज ए सर्विस नहीं आती थी, अब सर्विस में आने लगी है, हेल्थ सर्विस आने लगी है। मतलब अब ये हम उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आने लगे हैं। जी जी। एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बीपी सांता जी। इस केस में हेल्थ सर्विसेज को सर्विस के रूप में मानकर अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारी हेल्थ सर्विस आने लगी है। अब मतलब इसका मतलब है कि हम सर्विस के दायरे में आने लगे हैं जी। तो हम पर सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस चल सकते हैं, मतलब हम कंपनसेशन दे सकते हैं। अगर कोई मरीज अगर हमसे अगर जैसे कंज्यूमर कोई ग्राहक जो होता है वो किसी कंपनी से कंपनसेशन मांगता है, ऐसे अब हॉस्पिटल से और मेडिकल सर्विसेज से एक कंपनसेशन मांग सकता है। जो ग्राहक मरीज होता है जब वो किसी हॉस्पिटल से डॉक्टर से कंपनसेशन मांग सकता है कंज्यूमर कोर्ट में। बहुत अच्छी बात है, अच्छा बिंदु है। अगर सिविल केस है तो कंपनसेशन मांगेगा और क्रिमिनल केस है तो जो एज ए आईपीसी जो हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसमें उसको पनिशमेंट हो सकती है अगर डॉक्टर इसमें गलती पे आता है तो। लेकिन इसको समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस समझने के लिए सबसे पहला रूल है, क्या उस मरीज को कोई ग्रॉस क्षति हुई है क्या, यह साबित करना होगा। ग्रॉस क्षति साबित करने के लिए हम ग्रॉस नेग्लिजेंस बोल सकते हैं। जैसे हमारा एक रूल चलता है मेडिकल साइंस में, रेस स्पा लोक्यूट्यूर मीन्स थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ। जैसे कुछ ऐसी क्षति होती है जिसमें कोई भी लेमैन बता सकता है कि हाँ ये क्षति हुई है। जैसे मान लो आपकी इस पैर में बीमारी है और डॉक्टर ने गलती से इस पैर का एम्पुटेशन कर दिया है जी। तो वो दिखती है जी, उसमें किसी को कोई साबित नहीं करना है। लेकिन दूसरी कंडीशन है जिसमें एक साबित करना पड़ेगा कि क्या ये क्षति जो हुई है वो डॉक्टर की गलती से हुई है कि नहीं हुई है। ये साबित करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें एक जजमेंट आया था हमारा जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जी। इसमें यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर डॉक्टर ने पेशेंट के इलाज के समय अपना नॉलेज और स्किल पूरी तरीके से दिखाया है, अपनी ड्यूटी दिखाई है, निभाई है जी, तो उस डॉक्टर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। अब ड्यूटी कैसे निभाई है उसका भी आप एग्जांपल से मान के चलिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि क्या अपेक्षा रखेंगे कि उसको कितना नॉलेज होना चाहिए। उसने अपने लेवल का पूरा नॉलेज और पूरा स्किल उस पर शो किया है कि नहीं किया, उसने अपने बेस्ट एफर्ट दिए कि नहीं दिए। एक एमडी मेडिसिन वाले से आप अलग एक्सपेक्टेशन होती है।
एक डीएम और एक एमसीएच है, वो सुपर स्पेशलाइजेशन है, उस पर आप अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो सबने अपने अपने नॉलेज के हिसाब से उसमें पेशेंट की केयर की है कि नहीं की है। दूसरा पॉइंट होता है डेरलिक्शन ऑफ ड्यूटी, मेडिकल नेग्लिजेंस को शो करने के लिए। क्या उसने अपनी ड्यूटी को करते समय कोई ऐसी लापरवाही तो नहीं अपनाई है। तीसरा इसमें क्लॉज होता है डायरेक्ट कॉजेशन, मतलब क्या जो क्षति हुई है वो डॉक्टर की गलती की वजह से डायरेक्ट कॉज है क्या नहीं है, कि डायरेक्ट उसकी वजह से डायरेक्ट गलती हुई है कि नहीं हुई है। तीसरा है डैमेज, क्या उसका कितना डैमेज हुआ है। अगर डॉक्टर ने कोई गलती की है लेकिन अगर मरीज को कोई डैमेज नहीं हुआ है तो डॉक्टर पे आप सिविल कोर्ट में कंपनसेशन किस हक पे मांगेंगे। और अगर कोई डैमेज नहीं हुई तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। तो ये इसको साबित करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आपको इसके लिए एक सबूत चाहिए होते हैं। प्रूफ ऑफ बर्डन ये कंज्यूमर पे है और उसको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके उसको साबित करना होता है, तब जाके एक मेडिकल नेग्लिजेंस साबित होता है। इतनी आसानी से मेडिकल नेग्लिजेंस साबित होता नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, हेल्थ हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 साफ साफ बोलता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सबको स्वस्थ रहने का अधिकार भी है। और इस मौलिक अधिकार को देने का काम है अगर वो है तो सरकार का। जी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, जनता को अफोर्डेबल हेल्थ देना, फ्री हेल्थ टू ऑल। जी, ये जनता निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क स्वास्थ्य दोनों जनता को मिलना चाहिए। ये जनता का मौलिक अधिकार है और ये सरकार को एंश्योर करना होता है कि ये इनको मिले। दूसरा प्रश्न था कि डॉक्टर की गलती पर बताया आपने, अगर हॉस्पिटल की गलती होती है कहीं पर तो लापरवाही होती है तो हॉस्पिटल की गलती या लापरवाही उसमें मतलब ग्राहक को या मरीज को क्या अधिकार है? उसमें हम बोलते हैं कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस। जी। अच्छा, उसमें थोड़ा समझने के लिए है कि जैसे एक पेशेंट गया इलाज कराने हॉस्पिटल में, तो पहला तो ये है कि डॉक्टर पेशेंट का इलाज करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है। ये जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें डॉक्टर्स को उसमें मरीज को साफ साफ अधिकार दिए गए हैं। राइट टू ट्रीटमेंट, राइट टू चूज, मतलब वो चाहे कौन से डॉक्टर से उसे कराना है। राइट टू चेंज द डॉक्टर, मतलब वो चाहे तो मुझे डॉक्टर से इलाज कराना है। राइट टू प्राइवेसी, पेशेंट हमेशा चाहेगा कि उसकी प्राइवेसी जो बीमारियां रोग है वो उजागर ना हो। उसमें भी थोड़े एक्सेप्शंस हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि कोई ऐसी बीमारी है जो कि पब्लिक को या उससे संबंधित रखने वाले अथॉरिटी को पता होना चाहिए, जैसे इन्हें बोलते हैं नोटिफाइबल डिसीज। जैसे मान लो उसको कलर ब्लाइंडनेस है और वो ड्राइवर है, तो उसके मालिक को बताना जरूरी है कि भाई इसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो ड्राइविंग नहीं करेगा। कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि वेनरेबल डिसीज होती हैं जो कम्युनिकेट हो जाती हैं, और मान लो स्विमिंग पूल में कर्मचारी है वो, तो वो ऐसा ना हो कि उसकी बीमारी उसको किसी उसको अधिकारी को न बताएंगे तो वो उसको स्विमिंग पूल में स्प्रेड हो जाएगी और बाकी लोगों को फैल सकती है। अगर ऐसा कोई HIV का पेशेंट है तो उसका जो साथी है, स्पाउस है, मतलब उसका पत्नी या पति है, उसको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए जिससे कि वो अवेयर रहे इस चीज़ों के बारे में। ऐसी कुछ बीमारी होती है जैसे हम नोटिफाइबल डिसीज बोलते हैं और उनके बारे में हम बता सकते हैं। हर हॉस्पिटल के क्या हॉस्पिटल के बारे में जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ऐसी है कि अगर पेशेंट वहाँ पे जाता है इलाज कराने तो कोई भी हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज को देने से किसी मरीज को मना नहीं कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया साफ साफ डिसीजन दिया है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन आप बाद में करिए, पहले आप उसको इलाज करिए, क्योंकि पेशेंट की लाइफ डॉक्टर्स के लिए प्रायोरिटी पे होना चाहिए जी, प्राथमिकता चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट बाद में होना चाहिए। दूसरा जो आप जिस मुद्दे पे आप बात करना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल की अगर गलती है, लेकिन हॉस्पिटल की गलती हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे एक मतलब हॉस्पिटल में वो चल रहा था, बोतल चल रही थी, उसका टाइम निकल गया, बोतल पूरा एक्सपायर हो गया। हाँ, जी नहीं, और ब्लड उल्टा चलने लगा उसमें जी, किसी गलती मानेंगे इसको? ये बिल्कुल ये हम एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट बोल सकते हैं, मानना चाहिए इसको, और ये उनको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर वहीं पे एक बात आती है जो मैंने आपको पहले बताया कि नेग्लिजेंस शो करने के लिए
क्या उससे मरीज को क्षति हुई है? क्षति हुई तो किस हद पूछ रहा हूं तक? मैं। हाँ, क्षति हुई तो बिल्कुल जी। बिल्कुल उसके लिए क्षति हुई है तो मतलब क्लेम कर उसके सकते लिए हैं। क्लेम है, दोषी है जी। और सिविल सूट में कंपनसेशन मिलेगा और क्रिमिनल सूट में डॉक्टर्स को पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कोई महामारी आती है, अभी कोविड देखा और देखा आपने, कौन कौन से इंजेक्शन थे और मतलब ऑक्सीजन थी, जो कालाबाजारी हुई थी। तो एक आम ग्राहक या जब मरीज होता है और इस तरह की परेशानी आती है, उसे लूट खसूट शुरू हो जाती है, बिल्कुल वो ना हो उसके लिए क्या सावधानी बरतें? सरकार की तरफ से निःशुल्क मिलनी चाहिए जो चीजें, बिल्कुल। और उनकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए ग्राहक कहाँ कंप्लेन करे और क्या सुविधा असुविधा का ध्यान रखे? अच्छा, इसमें आपको मुख्य 2 बिंदु समझने पड़ेंगे। जी। पहला बिंदु ये, क्या इंजेक्शन डॉक्टर खुद देता है क्या? नहीं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करता है। जी। इंजेक्शन मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। मेडिकल स्टोर का जो एम्बिट है वो अलग है और डॉक्टर का एम्बिट अलग है। इसलिए हम डॉक्टर बार बार बोलते हैं कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सरकार को ऐसे मापदंड अपनाने चाहिए जिससे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इंजेक्शन न ले सके। लेकिन जब मेडिकल स्टोर वाले वो तो मेडिकल फील्ड के नहीं है, अगर वो कालाबाजारी कर रहे हैं या किसी चीज़ की कीमत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या नकली दवाइयाँ दे रहे हैं या जो दवाई देनी चाहिए वो दवाइयाँ देके दूसरी दवाई दे रहे हैं, तो इसमें मेरा अपना पर्सनल मानना है कि उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये तो सरकार नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मरीज को या ग्राहक को मतलब क्या कार्रवाई करने के अधिकार हैं? कार्रवाई इस पर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करेगा और साबित करेगा और उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये ग्राहक की लड़ाई उस एडमिनिस्ट्रेशन से है जी, जो सरकार को और उस एडमिनिस्ट्रेशन को उस पे नकल बदलनी चाहिए, मतलब सुपरविजन रखना चाहिए। ये उसका मुद्दा है। अभी आपने कहा कि मतलब निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिले, बिल्कुल ऐसा अधिकार है। बिल्कुल। तो ये कह तो देते हैं, किंतु मतलब वास्तव में अधिकार क्या है? ग्राहक को कैसे पता चलेगा? आम आदमी को जब मरीज होता है तो मतलब बेचारा ये लगता है कैसे मुझे तो इलाज मिल जाए, बस कहीं से मिल जाए। देखिए, इधर फोन करवाता है, रिक्वेस्ट करता है वो, किंतु कैसे भी उसको प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए। आपने देखा होगा मतलब जब वो स्ट्रेचर नहीं मिलती, लोग रिक्शा में ले जाते हैं, कंधे उठा के ले जाते हैं, और एम्बुलेंस नहीं मिलती, पता नहीं क्या क्या जो दिखाई देता है। ऐसी सुविधाएं मिले, इसके लिए कोई तो अधिकार होगा। बिल्कुल। ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जनसंख्या को पालन कर सकता है, उससे 5 गुने 6 गुने जनसंख्या का भार उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है, पहली चीज। दूसरा, एक हॉस्पिटल होता है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है बेसिकली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है जी। तो प्राइवेट में समस्या नहीं आती, प्राइवेट में आप पैसा फेंकते हैं और सारे सब कुछ। ग्राहक की बात कर रहे हैं, सामान्य ग्राहक। अगर निःशुल्क इलाज चाहिए तो आप सोचिए, एक दिल्ली जैसे स्टेट में मुश्किल से 5 या 6 मेडिकल कॉलेज है और उतनी ही कुछ मिला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगी। उसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मान लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल मान लीजिए, एमसीडी हॉस्पिटल मान लीजिए, लेकिन जनसंख्या जितनी है उस हॉस्पिटल में भार बहुत है। एक एवरेज हॉस्पिटल में अगर मैं बात करूं आरएमएल हॉस्पिटल या लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 1,000 1,500 की ओपीडी पर डे होती है एक डिपार्टमेंट में। तो ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को स्ट्रेचर भी मुहैया हो पाए, हर व्यक्ति को एडमिशन होने पे, भर्ती होने पे उसको बेड भी मिल पाए, हर व्यक्ति को समय पे रहते एमआरआई सीटी स्कैन की जांच भी हो जाए या ब्लड की जांच भी हो जाए। तो एक व्यक्ति अगर एक सिंपल से बीमारी का इलाज करवाने अगर आता है तो वो पहले दिन तो ओपीडी के पर्चे बनवाने की लाइन में लगा रहता है जी। फिर जैसे तैसे उसका डॉक्टर के पास नंबर आया तो डॉक्टर अपना कुछ जांच भी लिखेगा उसके लिए। तो जांच का डेट 1-1 साल 1.5 साल तक की है कहीं कहीं हॉस्पिटल में, अगर सीटी एमआरआई बात करूँ, और सिंपल ब्लड टेस्ट भी है तो उसका जांच भी मुश्किल उस दिन हो पाती है। फिर उसकी रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे अपनी मजदूरी या अपना काम छोड़ के रिपोर्ट दिखाने आएगा, फिर जाके कहीं ट्रीटमेंट लिखवा पाएगा और फिर वो मेडिसिन के लिए लाइन में लगा रहेगा। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा करती है सरकार के सिस्टम पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। लेकिन साथ में हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सरकारों ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी की वर्तमान सरकार ने भी और उसके पहले की सरकारों ने भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बनाई हैं जिससे कि मरीज को फ्री इलाज मिल पाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा आयुष्मान भारत योजना का जी। आयुष्मान भारत योजना ऐसा नहीं है कि इसके पहले योजनाएं नहीं थी जी, इसके पहले भी
दूसरी सरकारों ने बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाई है, लेकिन इस योजना को दुनिया की सबसे बेहतर योजना और सबसे बड़ी योजना मानते हैं, क्योंकि औसतन 50 करोड़ लोग, मतलब 10 करोड़ फैमिली, अगर एक फैमिली में 5 लोग भी मान के जी, चले जी, जी। तो 50 करोड़ लोग इससे कवर हो रहे हैं। 5 लाख का इसमें मुफ्त का इलाज कवर होता है। ये मतलब आम ग्राहक कहें, मरीज कहें, सबके लिए है ना ये? सबके लिए है। जी जी, अच्छा पॉइंट अच्छा, है ये, नोट करना चाहिए। इसमें अब इसमें योग्यता किस किस के लिए है, जी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? हाँ जी। तो जो 2011 की जो जनगणना थी, जातिगत, सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना में जिसका नाम उस सूची में है, वो सब इसके लिए पात्र हैं। जी। इससे बड़ी बात, सभी SC एवं ST वर्ग, शेड्यूल एवं शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब, सब इसके अंदर कवर है। तीसरा, इसमें जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास कोई एडल्ट मेल नहीं है, मतलब कोई पुरुष नहीं है, कमाने वाला नहीं है जी। जिसके पास 2 कमरे का कच्चा मकान है, वो सब इस योजना के कवर होते हैं। इसकी पहले जो योजना आई वो इतनी ब्रॉड नहीं थी, जी। उसमें इतना कवरेज नहीं था। अब हम बीमा योजना की बात करते हैं, तो बीमा योजना क्या होती है, उसमें प्रीमियम भरना पड़ता है, तब आपको करना पड़ेगा, लेकिन इस योजना में आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना है। इससे भी बड़ी बात एक और बता दूं मैं आपको, इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जी, मतलब अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और आज आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं कि मुझे आयुष्मान में इलाज चाहिए, तो वो कवर होती है। बाकी आप जानते हैं कि बीमा योजना होती है तो उनमें नहीं होती, 2 साल बाद होती है। 2 साल इसमें पहले से बीमारी है वो तो कवर होंगी जी। साथ में प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अगर अस्पताल में भर्ती होने से पहले जो इलाज चल रहा है आपका, जी जी, वो भी कवर होगा। अच्छा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद का इलाज भी कवर होगा जी। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलेगा अगर मरीज को जानकारी है इसकी, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इलाज मिलेगा, 15 दिन तक की मेडिसिन भी आपको इसमें कवर मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इससे बड़ी बात, जो हॉस्पिटल इसमें एनपेनल्ड हैं वो आपका इलाज करने से मना नहीं कर सकते। ऐसी कई कंप्लेन आई हैं कि ग्राहक मरीज जब जाता है हॉस्पिटल में, वो बोलता है कि मुझे आयुष्मान से इलाज करवाना है, और हॉस्पिटल मना कर देते कि नहीं, हम आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होगा। तो इसकी सरकार ने इसकी ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि आप वो हॉस्पिटल उस कॉलेज के लिए सूचीबद्ध है कि नहीं है। क्या जिस बीमारी का मैं इलाज कराना चाहता हूँ वो बीमारी का इलाज ये हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के अंदर कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो भी उसकी सूची है। 5 लाख तक का कवरेज आपको मिलेगा। जी जी। लेकिन राज्य सरकारों ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐसा किया है कि महिलाओं को 10 लाख तक का कवरेज दिया है, जिसमें सभी महिलाओं को जोड़ रखा है। मतलब जैसे उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि आप क्या BPL से नीचे आते हैं, क्या आप CRF के जवान हैं कि नहीं है, क्या आप CGSS के पेंशन धारक है कि नहीं है। ये सब के अलावा भी अगर सारी महिलाएं हैं तो 10 लाख तक का उनको कवरेज मिल जाएगा। अच्छा विषय बताया आपने। अंतिम बिंदु पे चलते हैं हम, जो चौथा बिंदु है हमारा इसका, कि जो आपने बताया जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है हमारे, इसके लिए मतलब बहुत सारे आप देखिए डिजिटल माध्यम आ गए, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए, तो छोटी छोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल न जाना पड़े। सरकार जी कौन सी सुविधा ग्राहकों को या आम मरीज को देना चाहेगी, या देना चाहती है, देती है, या भविष्य में कोई ऐसी योजना है जिससे कि वो ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें सुविधा मिल जाए कि घर बैठे अपना बताए कि ये परेशानी है, और उधर से अच्छे डॉक्टरों द्वारा सुझाव मिल जाए और घर बैठे इसे इलाज मिल जाए छोटी छोटी बीमारियों के लिए डिजिटल दुनिया के द्वारा। इसे हमारी दुनिया में टेलीमेडिसिन बोलते हैं। टेलीमेडिसिन जी, डिजिटल कंसल्टेशन जी। कोविड के बाद से इसका चलन बढ़ा है जी। हमने कोविड में देखा कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे डॉक्टर्स के जो सोशल मीडिया पे निःशुल्क परामर्श दे रहे थे, और इसके बाद से ये चलन में आ गया। और अभी इंडिया में अभी कुछ दिन पहले की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी कि इसको लीगलाइज कर दिया है। उसमें ध्यान देने की बात यह है हमारे ग्राहकों को कि टेलीमेडिसिन सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर कर सकता है जी। अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो वो टेलीमेडिसिन से कोई परामर्श नहीं दे सकता, वो कि जो अगर देगा तो गैरकानूनी है। MBBS डॉक्टर या उससे ऊपर के डिग्रीधारी लोग इसको दे सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेलीमेडिसिन या डिजिटल कंसल्टेशन किस बीमारी का दिया जा रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ जिस बीमारी में
आपको किसी फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज जाता है, डॉक्टर्स को उसको देखना पड़ता है, उसको एग्जामिन करना होता है, तो वो टेलीमेडिसिन से संभव नहीं है जी। तो ऐसी बीमारी जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बीमारी जो क्रोनिक डिसीज नहीं है, जिसमें मेडिसिन ऐसी मेडिसिन ना दी जाती हों जिससे कि अगर मरीज को समझने में कुछ असावधानी होती है तो कुछ डोज ऊपर नीचे कम ज़्यादा होने से कुछ समस्या ना हो, ऐसी बीमारी हम उसमें दे सकते हैं। जैसे क्रोनिक हार्ट डिसीज उसको हम नहीं दे सकते जी। डायबिटीज़ में भी बहुत ही लिमिटेशंस हैं इसमें जी। हेडेक है, फीवर है, कॉलरा है, ये हम बीमारी इसमें कवर टेलीमेडिसिन में जनरली हम करते हैं। टेलीमेडिसिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैं MBBS हूँ या MD हूँ या मैं ये हूँ MCA DM कुछ भी हो तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। आपका वो टेलीमेडिसिन का माध्यम क्या है, क्या आप व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, क्या आप ईमेल से दे रहे हैं, या कोई और ऐसा माध्यम, कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म हो सकता है सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है जी। क्या आप दे रहे हैं तो क्या वो साइंड है, ऑथेंटिक है, आप ही दे रहे हैं, ये आपको डॉक्टर्स को ध्यान रखना है। मेरा इतना पूछना था, सरकार इस तरह की कोई योजना बना रही है क्या? बिल्कुल सरकार योजना बना रही है, टेलीमेडिसिन एक अलग जिससे ग्राहकों को या मरीज को टेलीमेडिसिन सरकार ने डिजिटल मीडिया पर सुविधाएं मिल सके। बिल्कुल सरकार इसमें सहमत है, सरकार सहमत है, मतलब सरकार ने जनता या ग्राहक इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल टेलीमेडिसिन सरकार ने एक अलग नई ब्रांच डेवलप की है जी। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में, रिसर्च सेंटर में टेलीमेडिसिन नाम से डिपार्टमेंट भी चालू हो गए हैं। भोपाल एम्स में था, मैं अभी भोपाल एम्स में एक टेलीमेडिसिन नाम से एक डिपार्टमेंट है और उनकी ऑनलाइन होता भी है। हम लोग भी पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर काफ़ी टाइम से चला रहे हैं जी। भोपाल दिल्ली एम्स में भी चालू हुआ था। और पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर में हम क्या करते हैं, जैसे कहीं किसी गांव में मतलब हम अपना नंबर, फ़ोन नंबर, जो टोल फ्री नंबर होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं पूरी जगह। और कहीं किसी मरीज को अगर ऐसा लगता है कि उसको किसी पॉइजन लिया है या किसी सांप ने काटा या कोई धोखे से या जानबूझ के कोई जहरीले पदार्थ ले लिया है तो वो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर में फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर से संपर्क करके आवश्यक सुझाव, बचाव इसके बारे में जानकारी ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे ग्राहकों के बीच में जानकारी दी और चारों बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से डिजिटल माध्यम हो या डॉक्टर या हॉस्पिटल की गलती हो तो वहाँ पर क्या उनको अधिकार हैं, और कहीं भी मतलब छोटी छोटी समस्याओं के लिए हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है, या कोई सुविधा मिल सकती है हॉस्पिटलों में, या ग्राहकों के जो मरीज हैं क्या अधिकार हैं, सब पर प्रकाश डाला। इसके लिए बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद।